अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। ख़वातीन और हज़रात, ये वो दौर था जब यूरोप का नौजवान अपनी गुर्बत, कस्मा पुरसी और बेरोज़गारी की वजह से बिल्कुल तंग पड़ चुका था। वो अपने लिए नए मौक़े, नए ज़राए रोज़गार ढूंढता फिर रहा था और इन्हीं सारे मसाइल में जब यूरोप का पूरा खिता, पूरा यूरोपियन कॉन्टीनेंट इस तरह के माशी और माशरती मसाइल, सोशल और इकनॉमिकल इशूज़ से दो चार था, उनसे घिरा पड़ा था। उसमें ऑटोमन अम्पायर ने, मुसलमान तुर्कों की अजीम रियासत खिलाफत उस्मानिया ने बेजेंटाइन अम्पायर यानी कि रोमन अम्पायर की आखिरी निशानी, जिसका कैपिटल कुस्तुनतुनिया था, उस कुस्तुनतुनिया पे 29 मई 1453 1453 को हमला किया और उस शहर को और उस सल्तनत को निस्त नाबूद कर दिया और मुसलमान तुर्कों ने उस शहर को फतह कर लिया। इस फतह के बाद यूरोप के ईसाइयों, ख़ास तौर पे ईसाइयों और पूरे यूरोप के जो लोग थे, रहने वाले यूरोपियों का जो हाल था वो बहुत बुरा हो गया। और ये फतह उन लोगों के लिए, बेजेंटाइन अम्पायर का ख़त्म हो जाना, इस अम्पायर का गिर जाना यूरोपियन के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूरोप के साथ होने वाली तमाम तर तजारत और तमाम तर जो भी उनके ज़राए रोज़गार थे, जो भी वो एशिया के साथ या दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ काम करते थे, तिजारत करते थे, वो सारा का सारा कुस्तुनतुनिया के रास्ते होता था। और जब कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के कब्ज़े में चला गया तो एक तरह से यूरोप पूरी तरह से एशिया से और चीन से कट गया, कट के रह गया। और यहाँ से जाने वाले जितने प्रोडक्ट्स यहाँ से जाते थे, यानी चाहे वो रेशम हो, चाहे वो मसाला जात हों, चाहे वो कालीने हों, चाहे वो कीमती पत्थर हों, या और कोई भी चीज़ हो जो कि वहाँ पे तिजारत होती थी, वो सारा कुछ जो है वो कट गया। तो उसके बाद मुसलमानों ने जब इस शहर को फतह किया तो ना सिर्फ इस शहर को बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को, चाहे आप इसको स्पेन में देखें, चाहे आप कुस्तुनतुनिया में देखें, चाहे आप आसपास के मिस्र या दूसरे जो अरब ममालिक हैं इनमें देखें, यूरोप को चारों तरफ से मुसलमानों ने घेर रखा था। ऐसे में स्पेन के मुसलमानों के साथ यूरोप में जो हो रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि कुस्तुनतुनिया के ईसाइयों के साथ मुसलमान कर रहे थे। यानी यूरोप के लोगों के लिए जो एक उम्मीद की किरण या रोशनी की किरण मौजूद थी वो था स्पेनिश एम्पायर, जिसका बादशाह फर्डिनेंड टू और उसकी मलिका क्वीन इजाबेल इसी टाइम पीरियड में 1453 के राउंड अबाउट मुसलमानों को स्पेन से निकालने में लगे हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में मुसलमानों की एक बड़ी अजीम शान शानदार सल्तनत तकरीबन 600-700 साल तक, 6-7 सदियों तक चली, जो कि हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शुरू हुई, रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुई और ये चलते चलते 1450 तक, यानी उनके आखिरी सुल्तान सुल्तान अबू अब्दुल्ला तक पहुंची। इस अमल में जब स्पेन के बादशाह, स्पेनिश एम्पायर के बादशाह फर्डिनेंड टू और उनकी मलिका क्वीन इजाबेल, मलिका इजाबेल मुसलमानों को यहाँ से निकालने में मसरूफ़ थे, तो उनके पास एक दिन क्वीन इजाबेल के पास एक नौजवान है, एक अतालवी नौजवान, ये एक इटालियन यंग मैन उनके पास आया। वो अतालवी नौजवान ख़ुद को इस बात के इस तरह से उसने इंट्रोड्यूस कराया कि वो एक माहिर यानी एक्सपर्ट सेलर है, जहाज़रां है, जो कि समंदर के सफ़र से, चाहे वो सितारों की चाल हो, सूरज की चाल देखना हो, सितारों या सूरज या चाँद से रास्ते मालूम करने हो, या मुख्तलिफ रास्तों की जान पहचान रखनी हो, या जहाज़ों के साथ उसका तजर्बा हो, इन तमाम चीज़ों में वो ख़ुद को एक्सपर्ट और माहिर करके बताता था। उसने क्वीन इजाबेल को बताया कि उसके पास यूरोप से यानी स्पेन से एशिया यानी चाइना और जापान जाने का आसान तरीन और सीधा रास्ता मौजूद है। अब चीन या जापान जाने का रास्ता क्या है कि ये नौजवान भी दूसरे यूरोपीय नौजवानों की तरह मार्को पोलो के सफ़रनामे से, जो कि तकरीबन इस डेट से 100-150 साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त भी लोग उसको पढ़ते थे। 100 साल से पहले लिखे जाने वाले अफसाने या सफ़रनामे को लोग पढ़ते थे। उस सफ़रनामे में ये लिखा हुआ था कि अगर आप चाइना और जापान जाते हैं तो वहाँ के बादशाहों और वहाँ के जो अमीर लोग हैं, चाहे वो ताजिर हैं, चाहे वो बादशाह हैं, चाहे वो दूसरे जो एलीट क्लास है सोसाइटी की, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके पास इतनी मालो दौलत है और इतना पैसा है कि अगर आप उनके घरों की छतें उखाड़ें और उनके घरों के फर्श उखाड़ें तो आपको 2-3 इंच की तय मिलेगी, जो कि पूरी की पूरी सोने से बनी होगी। उनके घरों की छतों में सोना लगा हुआ है, उनकी खिड़कियों दीवारों में सोना लगा हुआ है। यहाँ तक इस तरह की अफसानवी और इमेजिनेशन की बेसिस पे बनी हुई कहानियाँ जब वो लोग पढ़ते थे तो यूरोप के नौजवान का ख्याल था कि शायद इन सारे मसाइल का हल अब इनका चीन जाने में और वहाँ के साथ तिजारत करने में ही है। जैसे मैं पहले आपको बताया कि अब चीन जाने के पास जो उनका एक रास्ता था वो कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरता था और वो रास्ता अब इनके लिए अवेलेबल था नहीं, वो कट चुका था। तो फिर ये जो नौजवान आया, इसने ख़ुद को ये कह के जब मुतारिफ़ कराया कि उसके पास सीधा रास्ता यूरोप से चाइना जाने का मौजूद है और उसमें ना रास्ते में इनको कोई बड़ी इस्लामी रियासत तंग करेगी और ना इनको
इतना लंबा रास्ता, यानी अफ्रीका से होके आने वाला जो रास्ता था वो तो काफ़ी लंबा था, वो काट के आने की ज़रूरत है। इस टाइम तक साइंस और लोग इतनी तो तरक्की कर चुके थे कि इनको पता था कि ये दुनिया गोल है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का भी ये ख्याल था कि अगर ये दुनिया गोल है और यूरोप से मगरिब की तरफ जाया जाए तो तकरीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद दुनिया क्योंकि गोल है तो वो चीन या जो जापान का एरिया है वो पहुंच जाएगा। बज़ाहिर तो उसका ख्याल ठीक था कि 4-5 हज़ार किलोमीटर समंदर में तय करने के बाद वाकई एक ज़मीन आनी थी, वाकई एक जगह पहुंचने वाली थी, लेकिन वो चीन या जापान नहीं था, वो कुछ और था जिसको आज हम एक अलग नाम से जानते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो नौजवान क्वीन इजाबेल के पास आया, इसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली में पैदा हुआ, इटली के शहर जेनेवा में पैदा हुआ। और ये जिस तरफ जा रहा था अपने ख्याल में तो ये जा रहा था जापान या चाइना यानी एशिया की तरफ, लेकिन वो निकला कहाँ, वो पहुंचा कहाँ। जिस रास्ते को उसने अडॉप्ट किया वो रास्ता ख़त्म होता था जाके अमेरिका के जज़ायर में, अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर में, यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे वो उतरा। जिस शख्स को आज हम अमेरिका का हम कहते हैं कि इसने अमेरिका दरियाफ्त किया या क्रिस्टोफर कोलंबस इज़ अ पर्सन हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो वो शख्स बेसिकली चाइना या जापान की तरफ जा रहा था। खैर, उसकी कहानी आपको हम आगे बताते हैं कि इसने क्या किया। तो इसने क्वीन इजाबेल से मुतालबा किया कि इसको क्या किया जाए, इसको 3-4 जहाज दिए जाएं और कुछ लोग दिए जाएं जो कि इसके साथ सफ़र करेंगे। और इसका कहना था कि ये क्वीन इजाबेल अगर इसको वहाँ पे जाने दे तो ये चाइना और जापान से इतनी मालो दौलत ला सकता है, यानी जितनी इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए उससे 3 गुना ज़्यादा मालो दौलत स्पेनिश एम्पायर को और क्वीन इजाबेल को प्रोवाइड करेगा। तो उस वक्त क्वीन इजाबेल ने क्योंकि वो मुसलमानों के साथ दो दो हाथ करने में मसरूफ़ थी स्पेनिश एम्पायर, तो उन्होंने इसको ख़ास वो जैसे हम कहते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल दिया तो नहीं, लेकिन 2 जहाज़ थे जो कि क्वीन इजाबेल ने इसको प्रोवाइड किए। वो 2 जहाज़ भी क्वीन इजाबेल ने खुद अपनी जैसे कहते हैं हम शाही या बादशाहत के ख़जाने से नहीं प्रोवाइड किए, सरकारी ख़जाने से नहीं थे, बल्कि वो भी वहाँ के उन लोगों से प्रोवाइड किए जिनको क्वीन इजाबेल ने सज़ा के तौर पे हुक्म जारी किया था कि क्योंकि तुमने माजी में कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो हमारी शान में गुस्ताखी तस्वर की जाती हैं, तो हमने तुमसे कहा था कि तुम हमें 1 साल के लिए 2 जहाज़ मुहैया करोगे, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ उस वक्त जंग में मसरूफ़ थे तो इनके लिए जहाज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अब वो 2 जहाज़ हमें प्रोवाइड करो, मुहैया करो। तो वहाँ के लोगों ने 2 जहाज़ जिनका नाम था नीना और पिंटा, ये 2 जहाज़ क्रिस्टोफर कोलंबस को दिए और साथ 89 यानी 89 लोग इसको दिए गए जो कि एक क्रू के तौर पे इन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ जाना था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब देखा कि ये 2 जहाज़ हैं और वो रिलेटिवली छोटे जहाज़ थे, 40 से 50 फुट तक, यानी फ्रंट से बैक तक 40 टू 40 टू 50 फीट सिर्फ उनकी लंबाई थी, और ये उस वक्त भी और आज भी छोटे जहाज़ कंसीडर किए जाते हैं। तो उसी दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने खुद थोड़ी भाग दौड़ करके और कुछ पैसे वैसे ज़ाया करके, पैसे वैसे लगा के एक तीसरा जहाज़ भी हासिल किया जिसको आज क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज़ के नाम से जाना जाता है, और उस जहाज़ का नाम था सांता मारिया। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस कौन से जहाज़ में अमेरिका दरियाफ्त करने गया या उसने कौन से जहाज़ में अमेरिका दरियाफ्त किया, तो आपको यकीनन सांता मारिया का नाम सामने नजर आएगा। हालांकि ये 3 जहाज़ों में गए थे, जो क्रिस्टोफर कोलंबस का अपना जहाज़ था वो सांता मारिया था। अच्छा, तो जब ये वहाँ से निकलने लगे तो इनको कुछ खास और चीज़ें तो दी नहीं कि 2-4 छोटी छोटी कुछ चंद तोपें और कुछ असलहा और ये 89 अफराद का एक क्रू और खाने पीने का कुछ मुख्तसर सामान, ये सारी चीज़ें इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि दी गई थी क्योंकि उस टाइम पे 4 से 5 हज़ार किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद 15 से 20 दिनों में जो आपको है पहुंच जाना चाहिए। 4 से 5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र वो तय किया जाना चाहिए। तो उनको रवाना किया गया, और रवाना करने से पहले क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके जहाज़ का जो क्रू था उनसे क्वीन इजाबेल ने और स्पेनिश एम्पायर ने फर्डिनेंड II ने जो उनके बादशाह थे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वादे किए। यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस से ये वादा किया गया कि उसको पाब्लेरो का खिताब दिया जाएगा। पाब्लेरो मीन्स जिसको जेंटलमैन कहते हैं, और साथ ही इसको डॉन का जो लकब है, डॉन का जो खिताब है, यानी इसको अपने नाम के साथ डॉन लगाने की इजाज़त दी जाएगी, जिसका मतलब होता है आका। ठीक है, यानी साहब, आका या मिस्टर, जेंटलमैन, ठीक है, जो कि एलीट क्लास अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे उस टाइम पे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा किया गया कि इसको ग्रेट एडमिरल ऑफ ओशन का खिताब भी दिया जाएगा। ग्रेट एडमिरल ऑफ ओशन यानी उस टाइम पे स्पेनिश एम्पायर की नेवी यानी बहरी बेड़े के जो बड़े बड़े एडमिरल्स होते थे, जनरल्स होते थे, उनको ग्रेट एडमिरल ऑफ ओशन का खिताब दिया जाता था। और साथ ये भी वादा किया गया कि जितनी भी तिजारत की जाएगी चाइना और जापान से, उसका जो 10वां हिस्सा है, 10th शेयर जो है, वो सारी ज़िंदगी के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके क्रू में जो लोग बैठ शामिल थे उनके साथ भी वादा किया गया था कि जो शख्स इनमें सबसे पहले एशिया की सरजमीन देखेगा उसको 1500
जो कि आज के $1500 के करीब बनते हैं, यानी कि वो 10,000 मरावीज का उनको वजीफा दिया जाना था सारी उम्र के लिए, यानी सालाना एक साल में 10,000 मरावीज यानी ईयरली $1,500 के इक्वल आज की वो अमाउंट बनती है, वो भी उनको दी जानी थी। 1492 1492 में इनका ये सफ़र, जो समुद्री सफ़र वॉयज था, ये रवाना हुआ, ये शुरू हुआ। और जो सफ़र बकौल इनके या इनके मुताबिक 20 दिनों के करीब या 15-20 दिनों में ख़त्म हो जाना चाहिए था और इनको एशिया चाइना पहुंच जाना चाहिए था, वो सफ़र जब 20 से ज़्यादा दिन, 23, 24, 25 दिन होने लगे, तो फिर जो सफ़र का जो क्रू था, जो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ उसका ग्रुप था, जो दूसरे मेंबर्स थे उसके क्रू के, वो सारे परेशान होने लगे, उनको कन्फ्यूजन होने लगी कि ये सफ़र तो अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए था और ये अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्वीन इजाबेल को, फर्डिनेंड II को और बाकी सारे यूरोप को भी, और जो इसके साथ जा रहे थे 89 अफराद, उनको भी इन सब से झूठ बोला था। ना तो ये कोई माहिर जहाज़ रां था, ना तो ये कोई इतना एक्सपर्ट सेलर था, ना ही इसने कभी इतना ज़्यादा सफ़र अकेले एज अ कैप्टन कहीं किया था। कई 2-4 मरतबा इसने सिर्फ जहाज़ में सफ़र किया था। कुछ किताबें पढ़ के इसने जो सफ़र करने के बारे में मालूमात थी वो इकट्ठी की थी, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इल्म इसको सितारों की चाल पढ़ने का और इससे रास्ता मालूम करने का था। लेकिन ये किसी भी सूरत एक एक्सपर्ट नहीं, बल्कि एक एवरेज मामूली किस्म का एक कैप्टन, एक शिप कैप्टन था। तो उसको खुद भी नहीं मालूम था कि वो किस तरफ को जा रहे हैं, जो बस वो चलते चले जा रहे थे। खैर 25-26 दिन गुजरे और इसके जहाज़ का जो क्रू था वो इससे अब मुतनफ़र होने लगा, वो अब इसके ख़िलाफ़ होने लगे। और एक टाइम तो ऐसा आया जब उन्होंने इसको पकड़ के मारने की धमकी दी, इसको मारने की कोशिश की। इसने वहाँ पे कुछ इनाम कराम और पैसे दे के उनसे अपनी जान छुड़वा ली। फिर वही हुआ, लेकिन पैसे दे के आप एक शख्स को कितनी दफ़ा ही मुतमईन कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा हुआ कि ना कोई सफ़र जो कि ये कर रहे थे, ना तो ज़मीन, तो दूर दूर के इनको ज़मीन के आसार, यानी ना कोई उड़ते परिंदे, ना कुछ परिंदों की आवाज़, ना कोई रोशनी, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई खुशबू नज़र सूंघने के लिए इनको मिल रही थी। बस ये जाते जा रहे थे और चारों तरफ इनके पानी पानी था, नीला गहरा पानी। और इसके साथ इनको एक वक्त आया जब नीला आसमान भी पानी ही महसूस होने लगा कि शायद ये भी पानी का ही हिस्सा है, क्योंकि अब इनको वीराने में, इस सफ़र वीराना ही था क्योंकि आसपास तो कुछ था नहीं, इस सफ़र में अब ये फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। खैर कुछ दिन बाद फिर से वही हुआ कि क्रू को भी और क्रिस्टोफर कोलंबस को भी अब नज़र के धोखे होना शुरू हुए, शराब होना, एलूजनमेंट भी शुरू हो गई, उनको ये एलूजन का शिकार भी होने लगे। यानी एक वक्त ऐसा आया कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस के एक क्रू मेंबर ने ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो सामने रोशनी नज़र आ रही है, वो सामने रोशनी नज़र आ रही है। लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा गया तो रोशनी तो क्या, दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर एक बार फिर जो क्रू मेंबर्स थे उनमें से कुछ ने इसको मारने का प्रोग्राम बनाया, और ये कह के प्रोग्राम बनाया कि ये कौन सा स्पेनिश है, ये कौन सा स्पेन से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि बाकी 89 अफराद स्पेन से ताल्लुक़ रखते थे और ये एक था जो अतालवी इटली से ताल्लुक़ रखता था। तो इनके यहाँ जो कल्चरल या मुल्क की जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो भी यहाँ पे साफ नज़र आ रही थी कौमियत की बुनियाद पर। उन्होंने फिर इसको पकड़ा, इसकी गर्दन पे तलवार रखी और इसने फिर उनसे ये वादा किया कि मुझे 3 दिन का वक्त दो, अगर 3 दिन तक हम ना पहुँच सके तो हम वापस मुड़ जाएंगे और हम वापस चले जाएंगे। ये 3 दिन का वक्त लेने में जब कामयाब हुआ तो उस 3 दिन के बाद, इन 3 दिनों में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अब पूरी रफ्तार के साथ, पूरी तेज़ी के साथ अपने तीनों जहाज़ों को दौड़ाना शुरू किया। वो बेताबी से बाहर आता, जहाज़ पे खड़ा होकर इधर उधर देखता, मौसम का जायज़ा लेता और बर्क रफ्तारी से जितनी पॉसिबल स्पीड हो सकती थी उससे जहाज़ों को दौड़ाता चला जाता। उसने इस सारे प्रोसेस में इस चीज़ का भी ध्यान या ख्याल नहीं रखा कि अगर गलती से किसी अनदेखे अनसीन किसी चट्टान के साथ, किसी पहाड़ के साथ, किसी बर्फ़ के किसी पहाड़ के साथ, तोदे के साथ इनके जहाज़ टकरा के पाश ही ना हो जाएं और ये बजाय ज़मीन पर पहुंच रहे कि समंदर में ही डूब जाएं। तो इस चीज़ का भी उसने ख्याल नहीं रखा। खैर ये 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात थी जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो देखो रोशनी, वो देखो रोशनी। उसने रोशनी देखी और साथ ही अपने जो क्रू मेंबर्स हैं उनको भी बाहर बुलाया कि शायद वाकई को रोशनी। उन्होंने भी देखा, इधर उधर देखा, वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हुए। कुछ लोगों ने अपनी कन्फ्यूजन जाहिर की और कुछ लोगों ने तो कहा कि कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही, और ना ही वो ऐसी कोई रोशनी थी। ये सिर्फ क्रिस्टोफर कोलंबस का नज़र का धोखा था, क्योंकि जिस जगह पे क्रिस्टोफर कोलंबस को आज के मुताबिक वो रोशनी नज़र आई थी, अगर आप वहाँ से देखें तो वहाँ से जो साहिल है, साहिल समुद्र, वो 56 किलोमीटर है। और 56 किलोमीटर में अगर समंदर के साहिल पे, यानी जिस जजीरे या जिस ज़मीन को ये देख के रोशनी रोशनी चला रहा था, अगर वहाँ पे 4 लाख मोमबत्तियाँ भी जला दी जाएं तो तब भी इस जगह तक उस रोशनी का पहुँचना मुमकिन पॉसिबल नहीं था। तो खैर फिर वही हुआ कि वो सारे लोग वापस चले गए और ये अपने उस पे खड़ा रहा।
कि अचानक जो इसका एक जहाज, छोटा जहाज था पिंटा, वहाँ के उसके सबसे टॉप जो टावर होता है, जो सतून उसमें लगे होते हैं, उस सतून पे बैठे हुए एक शख्स को रोशनी दिखाई देने लगी। उसने शोर मचाना शुरू किया और कुछ टाइम बाद तक अपनी आंखें मलने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद कि ये कोई इल्यूजनमेंट, कोई ख्वाब, कोई धोखा तो नहीं है, उसने वाकई ही चीखना चलाना शुरू कर दिया कि मुझे रोशनी नजर आ रही है। उसने जैसा कि सिग्नल के मुताबिक एक छोटे लेवल का एक तोप का गोला चला के दूसरे दोनों जहाज़ों को खबरदार भी किया और ये सिग्नल दिया कि इनको ज़मीन नज़र आ चुकी है, इनको ज़मीन मिल चुकी है। तो वो उसको नीचे उतार, यानी रात को क्रिस्टोफर कोलंबस के मुताबिक वो एशिया पहुंच चुके थे, जो कि एक्चुअल लाइफ में, असल में ये वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स पे पहुंच चुके थे और वो उसको समझ रहे थे कि ये एशिया पहुंच चुके हैं। तो ख़वातीन, ये वो सारी कहानी थी कि किस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया और जो शख्स उस वक्त जिसने हीरो बनना था, उसको बाद में तारीख ने एक विलन के कैरेक्टर में, बुरे किरदार के तौर पर भी जाना देखा। उसकी वजह यही थी कि वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ के लोगों, जो कि 11,000 साल पहले इन बाकी दुनिया से अलग हो चुके थे, क्योंकि आइस एज में जब इन्होंने एक ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में साइबेरिया से इधर आके ट्रैवल किया था और अटलांटिक ओशन के पार करके ये उस तरफ को गए थे, तो उसके बाद ये बर्फ़ पिघल गई, अटलांटिक ओशन बन गया और इनका रास्ता ज़मीन से कट गया। क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरे लोग इस जगह को नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उस वक्त दोनों तरफ के, चाहे वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो चाहे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, उनका यही ख्याल था कि शायद इनके साहिल के बाद दुनिया खत्म हो जाती है और आगे सारा पानी ही पानी हो। यूरोपी समझते थे कि यूरोपियन साहिलों के बाद ज़मीन खत्म हो जाती है और आगे पानी है, और अमेरिकी समझते थे कि अमेरिकन साहिलों के बाद ज़मीन खत्म हो जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है और आगे सिर्फ पानी ही पानी है। तो इस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर पे पहुंचा। वहाँ के वो लोग जो इनको जंग, मारदाड़ और इन सारी चीज़ों का कोई वाकफियत, कोई इल्म था ही नहीं, वो बिल्कुल एक बेज़रर किस्म के इंसान थे। वहाँ पहुँच के क्रिस्टोफर कोलंबस ने जुल्म के, बर्बरियत के वो दास्तानें कायम की कि एक से दूसरे जजीरे, दूसरे से तीसरे, और आखिर में आज जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वहाँ तक ये पहुँचा। और फिर स्पेनिश एम्पायर की तरफ से आर्मी वहाँ पे गई, फिर ब्रिटिश आर्मीज़ वहाँ पे गई और फिर इनके दरमियान में जंगी भी हुई, यहाँ तक कि 18वीं सदी में 4 जुलाई 1700 समथिंग में अमेरिका ने, जो वहाँ के अमेरिकी लोग थे जो कि यहाँ से गए हुए थे, नेटिव नहीं, नेटिव को तो गुलाम बना दिया गया था, वो तो सिर्फ काम कर रहे थे। और कोलंबस भी जब वहाँ पे था तो वो इतना काम करते थे कि जब तक किसी की मौत नहीं हो जाती थी, ना तो उसको आराम मिलता था, ना कोई खाना पीना और ना वह और कोई रेस्ट। अगर कोई बीमार भी आया तो तब तक काम करे जब तक मर नहीं जाता। तो इस तरह की जुल्म बर्बरियत की दास्तानें कायम की गई और 4 जुलाई 1700 समथिंग में अमेरिका ने आज़ादी हासिल की और फिर देखते ही देखते अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बन गया, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए के नाम से जानते हैं, जो कि 50 स्टेट्स का एक मुल्क है और पूरी दुनिया पे राज करता है, पूरी दुनिया का सुपर पावर है।